हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग इन सिस्टम्स बाय डोनेला मेडोज बुक के बारे में। रात के 2 बजे थे। सुमित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था। कॉफी का कप पास में रखा ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। आज ऑफिस में फिर वही हुआ। टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी, हर कोई अपनी अपनी चीजों में उलझा हुआ और आखिर में प्रोजेक्ट डिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ थी। कुछ देर तक इधर उधर स्क्रॉल करने के बाद उसने अपने सामने रखी किताब उठा ली। थिंकिंग इन सिस्टम्स द्वारा डोनेला मीडोज। ये किताब उसने हाल ही में खरीदी थी, लेकिन अभी तक पढ़ने का मौका नहीं मिला था। आज फ्रस्ट्रेशन में उसने किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ने लगा। सिस्टम्स ट्रांसेंड थ्री इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये लाइन पढ़कर वो कुछ देर सोच में पड़ गया। सिस्टम्स सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स का कलेक्शन नहीं होते, बल्कि इंटरकनेक्शंस और पर्पस से डिफाइन होते हैं। मतलब, अगर कोई चीज़ सिर्फ अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर डिपेंड करे तो वो कभी सिस्टम की तरह काम नहीं कर सकती। उसने 1 सेकंड को अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। हर कोई अपना काम कर रहा था, लेकिन कोई एक दूसरे से सिंक में नहीं था। जैसे कोई फुटबॉल टीम हो जिसमें हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन और शेयर्ड गोल्स ना हो तो क्या वो टीम कभी जीत सकती है? सुमित को अचानक अपनी कॉलेज फुटबॉल टीम याद आ गई। वो कोई एक्सेप्शनल प्लेयर नहीं था, लेकिन उनकी टीम हमेशा सॉलिड परफॉर्म करती थी। और इसकी वजह थी कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और एक कॉमन गोल। एक बार का किस्सा उसे याद आया जब उनकी टीम एक बहुत बड़े मैच में थी और उनके मेन स्ट्राइकर चोटिल हो गए थे। सबको लगा था कि अब मैच हारना पक्का है, लेकिन कोच ने सबको एक सिंपल स्ट्रैटेजी दी। ऑपोजिशन की वीक स्पॉट्स पर फोकस करो और हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखो। पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसा सिनर्जी क्रिएट किया कि उनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल स्किल्स से भी ऊपर चली गई। इमर्जेंट बिहेवियर, उसने किताब में पढ़ा। ये वो बिहेवियर होता है जो इंडिविजुअल एलिमेंट से नहीं आता, बल्कि उनके बीच की इंटरैक्शन से इमर्ज होता है। वो सोचने लगा, अगर फुटबॉल टीम सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट से नहीं जीत सकती, तो क्या उसके ऑफिस का प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स से सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं, उसे अपने सिस्टम को देखना होगा। इंटरकनेक्शंस, फीडबैक लूप्स, रिलेशनशिप्स। सुमित उठा और व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ा। उसने अपने प्रोजेक्ट के सभी की एलिमेंट्स लिखे, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिज़ाइन, मैनेजमेंट। फिर उसने इनके बीच के कनेक्शंस ड्रॉ किए। कौन किस पर डिपेंड करता है, किसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कम्युनिकेशन कहाँ ब्रेक हो रही है। कुछ देर तक चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उसे एक मेजर गैप दिखा। उनकी टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत कमज़ोर था। टेस्टिंग टीम को लेट अपडेट्स मिलते थे और डेवलपमेंट टीम को टेस्टिंग की इश्यूज लेट पता चलते थे। फीडबैक लूप्स आर क्रूशियल, उसने खुद से कहा। सिस्टम्स में फीडबैक लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स ग्रोथ ड्राइव करते हैं और नेगेटिव फीडबैक लूप्स स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। उसने सोचा, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक लूप क्रिएट कर दूं तो टीम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। अगले दिन ऑफिस में सुमित ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने टेस्टिंग और डेवलपमेंट टीम को एक साथ बैठाकर एक क्विक सिंकअप मीटिंग रखी, जहां हर कोई डेली अपडेट्स देगा और इमीडिएट फीडबैक लेगा। पहले कुछ लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन धीरे धीरे यह सिस्टम काम करने लगा। 1 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आया। टेस्टिंग टीम को टाइमली अपडेट्स मिलने लगे और डेवलपमेंट टीम को इश्यूज अर्ली स्टेज पर ही पता चलने लगे। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ और सबसे बड़ी बात, टीम को अब एक कॉमन गोल दिखने लगा। शाम को जब सुमित घर पहुंचा तो उसने फिर से किताब खोली और पढ़ा। एक सिस्टम की सफलता नहीं है व्यक्तिगत उत्कृष्टता के बारे में, बल्कि यह है कि कैसे अच्छी तरह से हिस्से जुड़ते हैं और मिलकर काम करते हैं। उसने एक लंबी सांस ली। शायद यही वो चीज थी जो उसकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होती थी, चाहे ऑफिस हो, रिलेशनशिप्स हो या कोई भी दूसरा सिस्टम। इंडिविजुअल एफर्ट्स से ज्यादा जरूरी था सही कनेक्शंस और सही पर्पस। सुमित ऑफिस में बैठा अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। 1 हफ्ते पहले उसने अपनी टीम में एक नया फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिससे टेस्टिंग और डेवलपमेंट टीम्स की कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंप्रूव हुई थी।
लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा था। प्रोग्रेस अचानक से स्लो हो गई थी। क्या चल रहा है? उसने खुद से कहा। जब शुरू में सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था तो सब कुछ स्मूथ लग रहा था, लेकिन अब टीम की एनर्जी और रिस्पॉन्सिवनेस कम हो रही थी। घर जाकर उसने फिर से थिंकिंग इन सिस्टम्स खोली। आज का चैप्टर था फीडबैक लूप्स शेप सिस्टम बिहेवियर। सिस्टम्स दो तरह के फीडबैक लूप्स पर डिपेंड करते हैं, बैलेंसिंग स्टेबलाइजिंग लूप्स और रीइंफोर्सिंग एम्पलीफाइंग लूप्स। जैसे एक थर्मोस्टैट टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बैलेंसिंग लूप वहीं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट डेट को बढ़ाता है, रीइंफोर्सिंग लूप। सुमित सोचने लगा, क्या उसके सिस्टम में कोई फीडबैक लूप मिस हो रहा था? उसने पिछले हफ्ते का डेटा एनालाइज करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे पैटर्न्स दिखने लगे। जब सिस्टम नया था तब एक्साइटमेंट हाई थी, लेकिन जैसे जैसे लोग कंफर्टेबल हुए फीडबैक देना कम हो गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। मीटिंग्स रूटीन बन गई और एनर्जी लेवल धीरे धीरे गिरने लगा। ये बैलेंसिंग लूप है, उसने खुद से कहा। जब सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तब एक्साइटमेंट बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ गई, जिससे लोग कंप्लेसेंट हो गए। उसने कुछ देर और एनालिसिस किया और उसे एक और चीज दिखी। कई छोटी छोटी इश्यूज धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम्स में बदल रही थी। लोग शुरू में फीडबैक दे रहे थे, लेकिन वो फीडबैक टाइमली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इससे फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही थी और लोग फिर फीडबैक देना बंद कर रहे थे। ये रीइंफोर्सिंग लूप है, सुमित बुदबुदाया। जब इश्यूज सॉल्व नहीं हुए तो लोगों ने फीडबैक देना छोड़ दिया, जिससे और ज्यादा इश्यूज बढ़ने लगे। सिस्टम में डिलेज थे और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सुमित को सडनली एक पुराना इंसिडेंट याद आया। जब वो कॉलेज में था तब उन्होंने एक डिबेट कंपटीशन रखा था। शुरुआत में हर कोई एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा था, जिससे इंप्रूवमेंट हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन का प्रेशर बढ़ा, फीडबैक इमोशनल और डिफेंसिव होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने फीडबैक देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे कोई फर्क नहीं होता। और आखिर में पूरे इवेंट का क्वालिटी डाउन हो गया था। सिस्टम में सही फीडबैक लूप होना ही काफी नहीं है, उसे टाइमली और इफेक्टिवली प्रोसेस करना भी जरूरी है, उसने खुद से कहा। सुमित ने एक नया प्लान बनाया। अब सिर्फ वीकली फीडबैक मीटिंग्स नहीं होंगी, बल्कि एक लाइव फीडबैक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जहां हर कोई रियल टाइम इश्यूज रिपोर्ट कर सकता था और प्रायोरिटी के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अगले दिन उसने टीम से इस नए सिस्टम पर बात की। कुछ लोग स्केप्टिकल थे, क्या सच में इससे फर्क पड़ेगा? लेकिन सुमित ने उन्हें समझाया कि अगर फीडबैक टाइमली प्रोसेस नहीं होता तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। 1 महीने बाद रिजल्ट साफ थे। एफिशिएंसी फिर से इंप्रूव हो गई थी। छोटी प्रॉब्लम्स पहले ही पकड़ में आ जाती थीं, जिससे बड़ी प्रॉब्लम्स बनने का चांस कम हो गया था। लोगों को लगा कि उनकी फीडबैक सुनी जा रही है, जिससे उनकी एंगेजमेंट बढ़ी। शाम को जब सुमित घर पहुंचा, उसने फिर से किताब खोली। डिलेज इन फीडबैक लूप्स ऑफ्टन लीड टू इंस्टेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग दीज लूप्स हेल्प्स प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म आउटकम्स। वो मुस्कुराया। शायद सिस्टम्स सिर्फ प्रोसेसेस नहीं होते, बल्कि एक तरह की कॉन्वर्सेशन होते हैं, जहां टाइमली और रेलेवेंट फीडबैक सब कुछ बदल सकता है। सुमित अब अपने ऑफिस में एक नए सवाल से जूझ रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में उसकी टीम में फीडबैक लूप्स को इम्प्रूव करने के बाद एफिशिएंसी बढ़ी थी, लेकिन फिर भी एक अजीब पैटर्न दिख रहा था। कुछ चीजें फास्ट इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन कुछ फंडामेंटल इश्यूज वैसे के वैसे बने हुए थे। उसने सोचा, क्या मैं बस सरफेस लेवल चेंजेस कर रहा हूं? रात में घर आकर उसने फिर से थिंकिंग इन सिस्टम्स खोली। आज का चैप्टर था लेवरेज पॉइंट्स डिक्टेट सिस्टमिक चेंज। नॉट ऑल इंटरवेंशंस आर इक्वल। सम चेंजेस हैव डीप इम्पैक्ट while others are just superficial fixes। सुमित ने सोचना शुरू किया, क्या उसके चेंजेस सिर्फ टेम्पोररी फिक्सेस थे या उन्होंने सिस्टम को फंडामेंटली शिफ्ट किया था? मेडोज के मुताबिक लेवरेज पॉइंट्स सिस्टम में ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां छोटे बदलाव बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर लेवरेज पॉइंट की इफेक्टिवनेस अलग होती है। उसने मेडोज के लेवरेज पॉइंट्स की लिस्ट देखी। सबसे पावरफुल लेवरेज पॉइंट्स थे पैराडाइम शिफ्ट्स, सिस्टम गोल्स और इंफॉर्मेशन फ्लोज। पैराडाइम शिफ्ट्स मतलब पूरी सोच ही बदल देना।
जैसे सोसाइटी में सस्टेनेबिलिटी को लेकर अवेयरनेस बढ़ना या वर्क फ्रॉम होम को मेन स्ट्रीम बना देना। सिस्टम गोल्स बदलने का मतलब होता है कि सिस्टम का पर्पस ही रीडिफाइन कर देना। इंफॉर्मेशन फ्लोज को इम्प्रूव करने का मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग लाना। सुमित ने अपनी टीम के बारे में सोचा। उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो इम्प्रूव किया था, फीडबैक लूप्स क्रिएट किए थे जिससे एफिशिएंसी बढ़ी थी, लेकिन अगर उसे डीप चेंज चाहिए था तो उसे सिस्टम के गोल्स को देखना होगा। अचानक उसे याद आया कि उनकी टीम का प्राइमरी गोल था डिलीवर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। शायद यही प्रॉब्लम थी। अगर सिर्फ डेडलाइन पर फोकस किया जाएगा तो क्वालिटी और इनोवेशन कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन अगर गोल रीडिफाइन किया जाए डिलीवर हाई क्वालिटी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस एफिशिएंटली, तो पूरा सिस्टम डिफरेंटली बिहेव करेगा। सुमित ने अगले दिन अपनी टीम के साथ एक डिस्कशन की। हमारा असली गोल क्या है, उसने पूछा। पहले तो सबने वही पुराना जवाब दिया, टाइमली डिलीवरी। लेकिन अगर क्वालिटी खराब हो तो टाइमली डिलीवरी का क्या फायदा? कुछ देर डिस्कशन के बाद पूरी टीम इस बात पर अग्री हुई कि क्वालिटी और इनोवेशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब सुमित ने दूसरा लेवरेज पॉइंट अप्लाई किया, इंसेंटिव्स को एडजस्ट करना। पहले सिर्फ डेडलाइंस पर फोकस करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते थे, लेकिन अब बेस्ट इनोवेशन, बेस्ट प्रॉब्लम सर्विंग और बेस्ट कोलैबोरेशन के लिए भी रिकॉग्निशन मिलने लगा। धीरे धीरे पूरी टीम का बिहेवियर बदलने लगा। अब लोग सिर्फ जल्दी काम खत्म करने के बजाय बेहतर सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करने लगे। 1 महीने बाद सिस्टम में असली शिफ्ट दिखने लगा। प्रोजेक्ट्स न सिर्फ ऑन टाइम थे बल्कि उनकी क्वालिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई थी। लोग पहले से ज्यादा एंगेज्ड और क्रिएटिव हो गए थे। शाम को घर आकर सुमित ने फिर से किताब खोली, एडजस्टिंग सिस्टम गोल्स एंड इंसेंटिव्स क्रिएट्स लास्टिंग चेंज व्हेयरएज सुपरफिशियल फिक्सेस फेल। वो मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि सही जगह पर चेंज करने से ही असली डिफरेंस आता है। सुमित अपनी टीम की नई एनर्जी देखकर खुश था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने लेवरेज पॉइंट्स को यूज करके सिस्टम में फंडामेंटल चेंजेस किए थे। फीडबैक लूप्स इंप्रूव हुए थे, टीम का गोल रिडिफाइन हुआ था और इंसेंटिव्स भी एडजस्ट किए गए थे। प्रोजेक्ट्स अब टाइम पर डिलीवर हो रहे थे और उनकी क्वालिटी भी पहले से काफी बेहतर थी। लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आ रही थी। टीम मेंबर्स बर्न आउट होने लगे थे। डेडलाइंस तो मीट हो रही थी, लेकिन लोगों की एनर्जी खत्म हो रही थी। क्रिएटिविटी जो पीक पर थी अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? सुमित ने खुद से कहा। रात को उसने फिर से थिंकिंग इन सिस्टम्स खोली। आज का चैप्टर था ग्रोथ के लिमिट्स होते हैं फाइनाइट सिस्टम्स में। इन्फिनिट ग्रोथ कोलाइड्स विद फाइनाइट रिसोर्सेज। सुमित ने पढ़ना जारी रखा। अगर किसी सिस्टम में अनलिमिटेड ग्रोथ पुश की जाए लेकिन उसके पास फाइनाइट रिसोर्सेज हों तो इवेंचुअली वो सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाता है। मेडोज ने इसे समझाने के लिए ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का एग्जाम्पल दिया था। अगर हर कोई अपने फायदे के लिए शेयर्ड रिसोर्सेज का ओवरयूज करे तो आखिर में वो रिसोर्स ही खत्म हो जाता है। सुमित ने अपनी टीम की करंट सिचुएशन पर गौर किया। अभी सब हाई परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग थक जाएंगे और प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। उसे अपनी सिस्टम के इनफ्लोस और आउटफ्लोस को बैलेंस करना होगा। अचानक उसे कॉलेज के दिनों की एक कहानी याद आई। एक बार उसके शहर में एक नया कोवर्किंग स्पेस खुला था जहां हर कोई फ्री में बैठकर काम कर सकता था। शुरुआत में वहां एनर्जी बहुत अच्छी थी, लोग कोलैबोरेट कर रहे थे, नए आइडियाज आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग वहां रोज घंटों बैठकर काम करने लगे, रिसोर्सेज ओवर यूज होने लगे और सिस्टम स्ट्रेन में आ गया। आखिर में मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने पड़े और कुछ लोगों को वहां से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। सेम प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई हो सकता है, सुमित ने सोचा। अगले दिन उसने टीम के साथ डिस्कशन रखा। क्या हम इस परफॉर्मेंस लेवल को हमेशा सस्टेन कर सकते हैं? उसने पूछा। पहले तो लोग चुप रहे, फिर एक डेवलपर बोला, ऑनेस्टली हम सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब कुछ प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है। हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, सुमित ने कहा। हम लोग हाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं करेंगे तो बर्नआउट हो जाएगा। फिर उसने मेडोज की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की। सिस्टम्स मस्ट बैलेंस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू अवॉइड कोलैप्स। फिर उन्होंने कुछ नए रूल्स सेट किए।
हर 3 महीने में एक इनोवेशन ब्रेक, जहां लोग नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते थे बिना डेडलाइंस के प्रेशर के। वर्कलोड रीडिस्ट्रीब्यूशन, हर किसी को इक्वल लोड मिले ताकि कोई ओवरबर्डन ना हो। परफॉर्मेंस साइकिल्स, हाई इंटेंसिटी वर्क के बाद लो इंटेंसिटी रिकवरी पीरियड्स। धीरे धीरे इन चेंजेस का इफेक्ट दिखने लगा। अब लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रख रहे थे। वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हुआ और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। शाम को घर आकर सुमित ने फिर से किताब खोली। सस्टेनेबिलिटी ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स इज द की टू लास्टिंग क्वेस्ट। वो मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था कि ग्रोथ को मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रोथ को अचीव करना। सुमित को लग रहा था कि अब सब कुछ सही चल रहा है। फीडबैक लूप्स ऑप्टिमाइज हो चुके थे, लेवरेज पॉइंट्स को स्ट्रैटेजिकली एडजस्ट किया गया था और टीम अब सस्टेनेबिलिटी के साथ काम कर रही थी। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो रहा था और ओवरऑल पेएचयू मानसू भी स्टेडी थी। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद अचानक प्रोडक्टिविटी में गिरावट दिखने लगी। मीटिंग्स में लोग कम एनर्जी दिखा रहे थे, डेडलाइंस फिर से मिस होने लगी और टीम में फ्रिक्शन बढ़ने लगा। फिर से वही प्रॉब्लम, सुमित ने खुद से कहा। रात को उसने थिंकिंग इन सिस्टम्स खोली और आज का चैप्टर पढ़ने लगा, बिवेयर शिफ्टिंग द बर्डन ट्रैप्स। क्विक फिक्सेस ऑफ्टन मास्क डीपर इश्यूज, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी। सुमित ने मेडोज की कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा। कई बार सिस्टम्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना आसान होता है, लेकिन अगर असली रूट कॉज एड्रेस नहीं किया जाए तो सिस्टम एक डिपेंडेंसी बना लेता है और धीरे धीरे और कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल बेलआउट्स एक टेम्परेरी फिक्स है, लेकिन अगर सिस्टेमिक रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस नहीं किया जाए तो वही क्राइसिस बार बार लौट कर आएगी। सुमित ने अपने सिस्टम को एनालाइज करना शुरू किया। टीम की इनिशियल परफॉर्मेंस बूस्ट शॉर्ट टर्म फिक्सेस की वजह से थी। बेटर इंसेंटिव्स, वर्कलोड रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लूप्स। लेकिन क्या असली समस्या को एड्रेस किया गया था? उसने पिछले कुछ महीनों के प्रोजेक्ट लॉग्स देखे। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। जब भी वर्कलोड बढ़ता, टीम थोड़े समय के लिए अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन फिर फैटीग और डिसएंगेजमेंट आने लगती। हर बार प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक नया फिक्स लगाया जाता, लेकिन असली रीजन को कभी प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया गया। शिफ्टिंग द बर्डन, सुमित ने बुदबुदाया। ये ट्रैप इस तरह काम करता था, जब भी टीम ओवरवेल्म होती, मैनेजमेंट क्विक फिक्सेस लेकर आता जिससे टेम्पोरेरी रिलीफ मिलता, लेकिन इससे डिपेंडेंसी बढ़ती गई। असली इशू सिस्टम की ओवरऑल रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को कभी फिक्स नहीं किया गया। अचानक उसे अपनी कॉलेज की एक कहानी याद आई। उसका एक दोस्त अजय हमेशा एग्जाम्स के कुछ दिन पहले इंटेंस स्टडी करता था। हर बार उसे ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग कभी बिल्ड नहीं हो पाती थी। उसे टेम्पररी फिक्सेस, लास्ट मिनट क्रैमिंग की आदत पड़ गई थी। लेकिन जब फाइनल ईयर में अचानक सिलेबस बहुत बड़ा हो गया तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आई और वो फेल होते होते बचा। सेम प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई हो रहा है, सुमित ने सोचा। अगले दिन उसने अपनी टीम को गैदर किया। हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं, उसने शुरुआत की। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम हर बार इश्यूज को टेम्पररी फिक्सेस से सॉल्व कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम असली प्रॉब्लम को समझें। मतलब? एक टीम मेंबर ने पूछा। हम सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहे थे, लेकिन हमने अडेप्टेबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया। सिस्टम्स को एक्सटर्नल चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, वरना वो हमेशा एक्सटर्नल फिक्सेस पर डिपेंडेंट रहेगा। फिर उसने मेडोज की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की। इफ यू ट्रीट द सिम्टम्स इंस्टेड ऑफ द रूट कॉज, द सिस्टम लूजेस रेजिलियंस ओवर टाइम। पूरी टीम डिस्कशन में लग गई। धीरे धीरे असली रूट कॉज सामने आया। टीम को ऑटोनॉमी की कमी थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती, सॉल्यूशंस ऊपर से इंपोज किए जाते, जिससे टीम खुद सिस्टम को अडेप्ट करने की स्किल डेवलप नहीं कर पाई थी। सुमित ने एक नया प्लान बनाया। अब फिक्सेस टॉप डाउन नहीं होंगे। इंस्टेड टीम को खुद इश्यूज एनालाइज करने और सॉल्यूशंस प्रपोज करने की फ्रीडम दी जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहला कदम होगा रूट कॉज एनालिसिस, न कि इमीडिएट पैचवर्क फिक्स। धीरे धीरे टीम ने खुद सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू किया। अब जब कोई इश्यू आता तो सबसे पहले ये सोचा जाता कि क्या ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है। अगर हाँ,
तो इसका असली कारण क्या है? 1 महीने बाद सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो गई थी। अब प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएशंस कम हो गए थे और टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी। शाम को घर आकर सुमित ने फिर से मेडोज की किताब खोली। एड्रेसिंग रूट कॉजेज रादर देन सिम्टम्स बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। वो मुस्कुराया। सिस्टम्स थिंकिंग सिर्फ फिक्सेस के बारे में नहीं था, बल्कि सही सवाल पूछने के बारे में था। सुमित को लग रहा था कि अब उसकी टीम ज्यादा इंडिपेंडेंट और रेजिलियंट हो गई थी। रूट कॉज एनालिसिस पर फोकस करने से शॉर्ट टर्म फिक्सेस की डिपेंडेंसी कम हो गई थी और लोग खुद इश्यूज सॉल्व करने लगे थे। सिस्टम अब सेल्फ सस्टेनिंग लग रहा था। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आई। एक दिन एचआर से कॉल आया, टीम की एफिशिएंसी तो इंप्रूव हो गई है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट से कंप्लेंट्स आ रही हैं। डिज़ाइन टीम कह रही है कि डेवलपमेंट टीम के फास्ट इटरेशन से उनके वर्क फ्लोज डिस्टर्ब हो रहे हैं। टेस्टिंग टीम का कहना है कि चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, जिससे बग्स ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। सेल्स टीम फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि क्लाइंट्स को बार बार अपडेट्स समझाने पड़ रहे हैं। सुमित ने फॉरहेड पर हाथ मारा। हमने अपनी सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर दिया, लेकिन बाकी सिस्टम्स के साथ बैलेंस बिगड़ गया। रात को उसने फिर से थिंकिंग इन सिस्टम्स खोली। आज का चैप्टर था सिस्टम्स आर नेस्टेड विद इन लार्जर सिस्टम्स। बाउंड्री सिलेक्शन शेप्स हाउ वी एनालाइज एंड इंटरवीन इन सिस्टम्स। सुमित ने मेडोज के कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा। हर सिस्टम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होता है, और अगर हम सिर्फ एक पार्ट को ऑप्टिमाइज करें तो प्रॉब्लम बस दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। जैसे अगर किसी शहर में सिर्फ एक रोड को स्मूथ कर दिया जाए लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को न देखा जाए, तो ट्रैफिक का इश्यू दूसरी रोड्स पर बढ़ सकता है। पोल्यूशन को एक जगह कंट्रोल करने से अगर वो दूसरी जगह बढ़ जाए तो प्रॉब्लम असल में सॉल्व नहीं हुई, बस शिफ्ट हो गई। सुमित ने समझ लिया कि यही उनकी टीम के साथ हो रहा था। उन्होंने इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ा दी थी, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ अलाइनमेंट लूज हो गया था। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा, न कि सिर्फ अपनी टीम को। अचानक उसे एक पुराना प्रोजेक्ट याद आया। कुछ साल पहले उसने एक स्टार्टअप में काम किया था, जहां फोकस सिर्फ सेल्स ग्रोथ पर था। सेल्स टीम अग्रेसिवली नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रही थी, लेकिन बैक एंड ऑपरेशंस उतनी फास्ट स्केल नहीं हो रही थी। रिजल्ट, कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ गईं, प्रोडक्ट इश्यूज मल्टीप्लाई हो गए और कंपनी को अपने कई क्लाइंट्स लूज करने पड़े। सेम मिस्टेक मैं फिर से कर रहा हूं, सुमित ने खुद से कहा। अगले दिन उसने एक ऑल टीम सिंक मीटिंग रखी। हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाकी टीम्स पर क्या हो रहा है, उसने पूछा। डिजाइन लीड ने कहा, आपके फास्ट चेंजेस से हमें बार बार रीडिजाइन करना पड़ रहा है। हमें कुछ प्रेडिक्टेबल वर्कफ्लो चाहिए। टेस्टिंग टीम ने ऐड किया, हमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पसंद है, लेकिन अगर चेंजेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। सेल्स टीम ने कहा, क्लाइंट्स को अपडेट्स पसंद है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस से कंफ्यूजन भी होता है। सुमित ने मेडोज की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की। इफ वी ऑप्टिमाइज ओनली विद इन नैरो बाउंड्रीज, वी जस्ट शिफ्ट प्रॉब्लम्स एल्सवेयर। तो सोल्यूशन क्या है, किसी ने पूछा। हमें बाउंड्रीज एक्सपैंड करनी होंगी, सुमित ने कहा। हम सिर्फ अपनी टीम के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते, हमें पूरे सिस्टम को देखना होगा। डेवलपमेंट, डिजाइन, टेस्टिंग, सेल्स, सभी को साथ में बैलेंस करना होगा। उन्होंने एक नया वर्कफ्लो डिजाइन किया। अब डेवलपमेंट टीम मेजर अपडेट्स फिक्स्ड साइकिल्स में रिलीज करेगी, जिससे डिजाइन और टेस्टिंग टीम्स को एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा। डिजाइन टीम को पहले से डेवलपमेंट रोड मैप एक्सेस मिलेगी ताकि वो चेंजेस को एंटिसिपेट कर सके। टेस्टिंग टीम को एक बेटर ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा, जिससे फ्रीक्वेंट अपडेट्स मैनेजेबल हों। सेल्स टीम को क्लाइंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोडक्ट रोड मैप की विजिबिलिटी दी जाएगी। धीरे धीरे चीजें बेटर होने लगीं। अब सिर्फ डेवलपमेंट टीम की एफिशिएंसी नहीं बढ़ी थी, बल्कि पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज था। शाम को घर आकर सुमित ने फिर से मेडोज की किताब खोली। सिस्टम्स कैनॉट बी फिक्स्ड इन आइसोलेशन, वी मस्ट कंसिडर देयर प्लेस इन द लार्जर नेटवर्क। वो मुस्कुराया। सिस्टम्स थिंकिंग सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं था, बल्कि सही बाउंड्रीज सेट करने के बारे में भी था। सुमित को लग रहा था कि अब उसकी टीम और बाकी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हो चुका था। बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने से वर्कफ्लो स्मूथ हो गया था और किसी एक टीम की ऑप्टिमाइजेशन बाकी सिस्टम के लिए प्रॉब्लम नहीं बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ
जिसने उसे सिस्टम्स थिंकिंग की एक और गहरी सीख दी। एक दिन अचानक एक अर्जेंट क्लाइंट रिक्वेस्ट आई। क्लाइंट को एक नए फीचर की जल्दी ज़रूरत थी और उसे अगले हफ्ते तक डिलीवर करना था। पूरी टीम पैनिक मोड में चली गई। डेवलपमेंट ने अपनी करंट टास्क्स छोड़कर नया फीचर बनाने में लग गई। डिज़ाइन टीम को एग्जिस्टिंग वर्क एडजस्ट करना पड़ा, टेस्टिंग टीम को रश में वैलिडेशन करनी पड़ी और सेल्स को क्लाइंट्स को समझाने के लिए नए प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ी। फीचर समय पर डिलीवर हो गया, लेकिन उसके बाद टीम पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो गई। एफिशिएंसी गिर गई, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए और कई छोटे छोटे इश्यूज सिस्टम में क्रीप करने लगे। सुमित समझ नहीं पाया कि आखिर कहाँ गलती हुई। रात को उसने फिर से थिंकिंग इन सिस्टम्स खोली। आज का चैप्टर था रेजिलियंस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की सस्टेन सिस्टम्स। रेजिलियंस, सिस्टम की एबिलिटी कि वो एक्सटर्नल शॉक से रिकवर कर सके। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम खुद को अडेप्ट और इवॉल्व कर सके। हायरार्की, सब सिस्टम्स सही से कोऑर्डिनेट करें ताकि बड़े सिस्टम का गोल अचीव हो सके। ओवर ऑप्टिमाइजिंग फॉर एफिशिएंसी ऑफ्टन इरोड्स दीज ट्रेट्स, लीविंग सिस्टम्स फ्रैजाइल। सुमित ने गहराई से सोचा। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने सिस्टम को हाईली एफिशिएंट बना दिया था, लेकिन क्या उन्होंने सिस्टम को फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव भी रखा था? तभी उसे जंगलों का एग्जाम्पल याद आया। अगर कोई जंगल फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए सिर्फ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज लगाए लेकिन बायोडाइवर्सिटी को इग्नोर कर दे, तो एक दिन वो इकोसिस्टम कमजोर हो जाएगा। एक छोटी सी एनवायरमेंटल चेंज पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकती है। हमने एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी खो दी, सुमित ने खुद से कहा। अगले दिन उसने टीम के साथ डिस्कशन रखा। हम अर्जेंट रिक्वेस्ट पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर पाए, यह अच्छी बात है, सुमित ने कहा। लेकिन इस प्रोसेस में हम फ्रैजाइल भी बन गए। अगर हर बार ऐसा हुआ तो सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? एक डेवलपर ने पूछा। हमें अपनी रेजिलियंस बढ़ानी होगी, सुमित ने जवाब दिया। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो सडन शॉक्स अब्सॉर्ब कर सके, खुद को अडेप्ट कर सके और अपनी कोर स्टेबिलिटी बनाए रखे। उन्होंने 3 चीजों पर काम करने का फैसला किया। 1. रेजिलियंस। अब अर्जेंट टास्क्स के लिए हमेशा एक बफर टीम रेडी रहेगी जो एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो को डिस्टर्ब किए बिना चेंजेस हैंडल कर सके। सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया जाएगा कि अगर एक पार्ट फेल हो तो बाकी पार्ट्स काम करते रहें। 2. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। टीम्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी ताकि वो खुद अडेप्ट कर सकें। रिजिड प्रोसेसेस के बजाय फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे जो डायनामिक नीड्स को हैंडल कर सकें। 3. हायरार्की ऑप्टिमाइजेशन। हर टीम को क्लैरिटी मिलेगी कि ओवरऑल सिस्टम में उसकी क्या भूमिका है। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होगी ताकि बॉटलनेक्स कम हो सके। धीरे धीरे इन चेंजेस का असर दिखने लगा। अब कोई भी सडन रिक्वेस्ट आने पर सिस्टम ब्रेक डाउन नहीं करता था। टीम्स ने खुद को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया था और सिस्टम अब सिर्फ एफिशिएंट नहीं था, वो सस्टेनेबल भी था। शाम को घर आकर सुमित ने फिर से मेडोज की किताब खोली। एक वास्तव में मजबूत प्रणाली केवल कारगर है, यह प्रतिरोधी, अनुकूलनीय और अच्छी तरह से समन्वयित है। वो मुस्कुराया। सिस्टम्स थिंकिंग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं था, बल्कि सिस्टम्स को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए भी था। सुमित को अब लगने लगा था कि उसने सिस्टम्स थिंकिंग के काफी गहरे पहलू समझ लिए थे। उसकी टीम अब सिर्फ एफिशिएंट नहीं थी, बल्कि रेजिलिएंट और अडेप्टिव भी हो गई थी। अर्जेंट रिक्वेस्ट से निपटने के लिए बफर्स थे, टीम सेल्फ ऑर्गेनाइज थी और हायरार्की सही से फंक्शन कर रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सिस्टम्स थिंकिंग की एक और अहम सीख दी। एक दिन कंपनी के सीईओ का एक मेल आया। हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन हमारी एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन स्कोर्स गिर रही हैं। कई लोग डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं और कुछ रेजिग्नेशंस भी आए हैं। सुमित को झटका लगा। सब कुछ ठीक तो चल रहा था, फिर ये इशू कहां से आया? रात को उसने फिर से थिंकिंग इन सिस्टम्स खोली। आज का चैप्टर था मानसिक मॉडल्स, सिंप्लीफाई और लिमिट सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। वी इंटरप्रेट सिस्टम्स थ्रू स्कीमास, बट दीज मॉडल्स आर ओनली अप्रॉक्सीमेशंस। सुमित मेडोज के इनसाइट्स को ध्यान से पढ़ने लगा। हम सिस्टम्स को एक पर्टिकुलर लेंस से देखते हैं, लेकिन ये लेंस हमेशा पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। अक्सर हम अपनी असम्पशंस पर इतना भरोसा कर लेते हैं
कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग अधूरी हो। केनेथ बोल्डिंग ने सिस्टम्स को एक बिग ब्लैक बॉक्स कहा था, जहां हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो पूरी तरह से विजिबल नहीं होता। सुमित को समझ आया कि उसने भी अपनी टीम को एक स्पेसिफिक लेंस से देखा था। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो सब सही है, लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी ही असली मेजर था? क्या उसने सेटिस्फैक्शन, एंगेजमेंट और वेल बीइंग को उतनी इंपॉर्टेंस दी थी? अचानक उसे अपनी कॉलेज की एक कहानी याद आई। एक बार उनके कॉलेज ने एक नई ग्रेडिंग पॉलिसी लागू की थी, जिसमें सिर्फ हाई स्कोर्स को रिवॉर्ड किया जाता था। शुरुआत में सबने ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन खत्म होने लगी। लोग सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे, नॉलेज के लिए नहीं। सिस्टम ने ग्रेड्स को सक्सेस का प्राइमरी मेजर बना दिया था, लेकिन असली गोल, लर्निंग, कहीं खो गया था। सेम मिस्टेक यहां भी हुई है, सुमित ने सोचा। अगले दिन उसने अपनी टीम को बुलाया। हमने प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स इंप्रूव किए हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम वाकई बेहतर हुआ है? उसने पूछा। पहले तो लोग चुप रहे, फिर एक टीम मेंबर बोला, सच कहूं तो हम पहले जितना मोटिवेटेड नहीं महसूस कर रहे। डेडलाइंस हिट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बस एक मशीन बन गए हैं। दूसरे ने कहा, हमें लगा था कि ज्यादा एफिशिएंसी से सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी खो दी है। सुमित ने मेडोज की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की। इफ वी रिलाई टू मच ऑन सिंप्लीफाइड मॉडल्स वी मिस द फुल पिक्चर। तो सोल्यूशन क्या है? किसी ने पूछा। हमें अपनी असम्पशंस को टेस्ट करना होगा, सुमित ने कहा। हमें यह देखना होगा कि जो चीज हम सक्सेस मान रहे हैं वो असल में पूरी सच्चाई है या नहीं। उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क बनाया। अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स नहीं, बल्कि एंगेजमेंट और क्रिएटिविटी को भी मेजर किया जाएगा। एम्प्लॉयज से रेगुलर फीडबैक लिया जाएगा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। धीरे धीरे इन चेंजेस का असर दिखने लगा। प्रोडक्टिविटी स्टेडी रही, लेकिन साथ में क्रिएटिविटी और मोटिवेशन भी वापस आने लगे। अब टीम सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी ऑप्टिमाइज कर रही थी। शाम को घर आकर सुमित ने फिर से मेडोज की किताब खोली। रिगरस टेस्टिंग ऑफ असम्पशंस प्रिवेंट्स फ्लॉड इंटरवेंशंस। वो मुस्कुराया। सिस्टम्स थिंकिंग सिर्फ सही सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए नहीं था, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए भी था। सुमित अपनी बालकनी में बैठा शहर की चमकती रोशनी को देख रहा था। उसने सिस्टम्स थिंकिंग की किताब को बंद किया और एक लंबी सांस ली। पिछले कुछ महीनों में उसने जितना सीखा था उतना शायद पूरी करियर में नहीं सीखा था। शुरुआत में उसे लगा था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि सिस्टम्स सिर्फ नंबर से नहीं चलते, उनमें लोग, इमोशंस और डायनामिक्स भी होते हैं। उसने फीडबैक लूप्स बनाए, लेवरेज पॉइंट्स एडजस्ट किए, बाउंड्रीज एक्सपैंड की, रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी बढ़ाई और अपनी मेंटल मॉडल्स को चैलेंज किया। पर सबसे बड़ा लेसन था, सही सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरी सही सवाल पूछना है। अगले दिन उसने अपनी टीम को बुलाया। हमने एफिशिएंसी, अडेप्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सीखी, उसने कहा। लेकिन असली चैलेंज ये है कि हम कभी ये ना सोचें कि हमारा सिस्टम परफेक्ट हो गया है। सिस्टम्स इवॉल्व होते रहते हैं और हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना होगा। टीम मुस्कुराई। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह सोचने का एक नया तरीका था। सुमित ने एक आखिरी बार मेडोज की किताब को देखा और खुद से कहा, सिस्टम्स थिंकिंग सिर्फ काम के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी है। अब वह किसी भी प्रॉब्लम को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकता था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।